सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी खबर जो है आज नई दुनिया जो पेपर है उससे निकल कर के आ रही है कि जो प्रदेश में 1 लाख से अधिक रिक्त पद हैं उन पर सीधी भर्ती के जो नियम है उनमें शिथिलता दे दी गई है। अभी तक नियम ये था कि 5% से अधिक पद सीधी भर्ती पर नहीं भरे जा सकते थे। शिवराज सिंह सरकार ने उनको छूट दे दी है। ना सिर्फ छूट दे दी है बल्कि उन 1 लाख पदों की भर्ती के पूरे नियम बना दिए हैं कि किस किस प्रकार से भर्तियां की जाएंगी। और उनको किसी भर्ती को 2022-23 में ही निपटा दिया जाएगा। कुछ भर्तियों को 2 चरणों में और कुछ भर्तियों को 3 चरणों में निपटाया जाएगा। इस प्रकार ये भी निश्चित हो गया है कि किस किस वर्ष कितनी भर्तियां की जाएंगी। तो जानते हैं हम पूरी खबर विस्तार से। और आप लोग अपनी प्रिपरेशन में जुट जाइए और इसको हम पूरा विस्तार से एक बार देख लेते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, आज नई दुनिया में एक खबर आई है कि जो सीधी भर्ती में 5% का नियम है कि एक बार में 5% से अधिक भर्ती नहीं हो सकती, उस पर शिवराज सिंह सरकार ने जो है वो छूट प्रदान कर दी है। ये पूरी न्यूज़ इस प्रकार है कि प्रदेश में एक साल में 1 लाख से रिक्त पदों पर भर्ती के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए विभागों को एक बार में अधिकतम 5% पदों की सीधी भर्ती के बंधन से छूट दे दी है। अब मतलब ये जो सीधी भर्ती है वो 5% से अधिक की जाएगी। 1 लाख पद जो रिक्त हैं उसमें फ्रेंड्स 2022-23 में 63,431 पदों पर भर्ती होगी। दूसरे चरण 2023-24 में 5,269 और तीसरे वर्ष 2024-25 में 2,151 पद भरे जाएंगे। सर्वाधिक जो भर्तियां हैं वो 34,309 शिक्षकों के पदों पर भर्ती होंगी। तो वित्त विभाग की सहमति मिल गई है। शिवराज सिंह सरकार ने जब इसको प्रावधान को जो है छूट प्रदान की, तो जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसने भी इस संबंध में जो है वो नियम बनाए हैं। अब लोक सेवा आयोग या कर्मचारी मंडल को भी भेज दिए गए हैं ताकि भर्ती प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ हो सके। रिक्त पदों की गणना नियमित नियुक्ति के लिए रिक्त पद बैकलॉग और वित्त विभाग द्वारा पहले दी गई भर्ती के साथ, ये सब तो ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो आरक्षण के प्रावधान उनका अनिवार्य रूप से पालन रहेगा। अब भर्ती संबंधी प्रक्रिया किस प्रकार है उससे पहले हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ कितनी भर्तियां हैं। तो तृतीय श्रेणी के जो है 70,851 पद रिक्त हैं और शिक्षकों के 34,309 पद। तृतीय श्रेणी के किस संवर्ग में कितने पद हैं? राज्य स्तरीय संवर्ग में 26,155, संभाग स्तरीय संवर्ग में 12,813, जिला स्तरीय संवर्ग में 31,883। और कुछ पदों पर दिया गया है जिन पर, जैसे एएनएम में 2,576 हैं, उपयंत्री 2,189, कृषि विस्तार अधिकारी 1,852, पंचायत सचिव 1,851 और सहायक विकास अधिकारी 1063, वन रक्षक 1772, स्टाफ नर्स 1723, पटवारी 1638। इनमें भर्तियां इस प्रकार होनी है कि ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है उनकी पदों की एक बार में ही पूर्ति कर दी जाएगी। 51 से 500 तक वाले पद हैं जो उनकी जो भर्ती है 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहला जो चरण रहेगा 2022-23 रहेगा 50%, और फिर 2023-24 में अगले 50%। जिन संवर्ग में रिक्त पदों की संख्या 500 से अधिक है उन पद पूर्ति 3 चरणों में होगी। पहले चरण में 33% से कम पद रिक्त हैं तो एक बार में भरे जाएंगे। 33 से अधिक बार पर 66% से कम होने पर 2 बार, यानी वर्ष 2022-23 में 50 और वर्ष 2023-24 में बाकी 50 पदों के लिए जो है भर्ती प्रक्रिया होगी। 66% से अधिक रिक्त पद होने पर तीनों वर्षों में 33% जो है पद वो भरे जाएंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जो 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती होनी थी उसके संबंध में नियम जो है वो पूरे बना दिए गए हैं। और अब शीघ्रता से इन मतलब अवधि भी निश्चित कर दी गई है कि किस वर्ष कितने पद भरे जाएंगे। तो 2022-23 में ही लगभग बहुत सारे विभागों में 33% और बहुत सारे विभागों में 50%, और जहां 50 पद तक हैं वहां पूरी की पूरी भर्तियां 2022-23 में ही जो है आपकी पूर्ण कर ली जाएंगी।
सो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी ने कहीं ना कहीं ये जो क्लियर कर दिया है कि नेक्स्ट वीक जो है हम जो एमपीपीएससी 2020 मेंस के रिजल्ट का निर्णय लेंगे और जल्दी रिजल्ट भी देंगे। तो रिजल्ट के बाद इंटरव्यू के लिए टाइम बहुत कम मिलता है और मैं 2-3 इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो मैं इंटरव्यू में आने वाली समस्याओं से भली भांति परिचित हूँ। आज मैं एक आपको ऐसे इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताता लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो मेरा सबसे बुरा इंटरव्यू गया था। अब वो इंटरव्यू कहाँ का था, क्या था, इस बात को छोड़िए, लेकिन जहाँ भी था वहाँ पर एडवोकेट एक्सपीरियंस मांगा गया था और वो मेरे पास था। लेकिन जब मैं गया इंटरव्यू हॉल में, मैंने एंटर किया और सारी विशेष विशेष कंप्लीट की, और जब मैं बैठा तो कोई इंटरव्यू की स्टार्ट कैसे होती है, इंट्रोडक्शन से होती है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, हॉबीज़, ये वो पूछा जाता है। कुछ भी नहीं, सीधा बैठते हुए सीधा ही उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया। और जो पहला सेंटेंस था, उन्होंने मेरे सारे सर्टिफिकेट्स देखे, और जो इंटरव्यूअर्स का जो पहला सेंटेंस था कि वी डोंट नीड क्रिमिनल लॉयर, तो वहीं मेरा जो था थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्रिमिनल लॉयर, है ना। सो आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। तो मुझे झटका लगा कि इनको क्रिमिनल लॉयर की ज़रूरत नहीं है। अब जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें तो ऐसा तो नहीं लिखा था कि क्रिमिनल लॉयर की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, तो मैंने फटाक से उनको क्रिमिनल लॉयर की इम्पोर्टेंस समझाई और उस फील्ड में जो क्रिमिनल लॉयर काम आ सकता है वो मैंने समझाया। तो इंटरव्यू में हालत क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं। आप कितने भी प्रिपेयर होकर के जाएं, लेकिन अंदर से तो बहुत प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती जो इंटरव्यू लेते हैं। अब वहाँ पर 7 लोग बैठे हुए थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, और मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मुझे सातों की जो विद्वता से, जहाँ मैं अभिभूत हो रहा था उनकी विद्वता से, और लग रहा था काश हमारे पास भी इतना ज्ञान होता, वहीं वो मुझे भूतों जैसे लग रहे थे उनके क्वेश्चंस। और चलिए, दिक्कत क्या है कि मेरी स्टडी बहुत दिनों से छूटी हुई है। मैं 2009 में प्रिपरेशन करता था, तब से स्टडी छूटी हुई है। जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं मैंने उसी प्रिपरेशन में दिए हैं, ईश्वर की दया से निकल गए। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि उनको पता तो चल गया कि मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ। अब आपकी फील्ड से क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, बट उन्होंने एक भी क्वेश्चन मेरी फील्ड से नहीं पूछा, जो मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ। लॉयर, लॉ इतना ब्रॉड है, इतना ब्रॉड है लॉ, इतना ब्रॉड है, आपके सैकड़ों अधिनियम। आप किसी एक व्यक्ति से आशा कर सकते हैं कि आपको सारे अधिनियम जो हैं मालूम होंगे। आप अपनी फील्ड के बारे में जानकारी रख सकते हैं। सो आई एम अ क्रिमिनल लॉयर, तो उस बारे में मैं कुछ बता सकता था, बट उन्होंने एक भी क्वेश्चन मेरी फील्ड से नहीं पूछा। और सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं कंपनी लॉ से, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज था तो वो तो मुझसे बन गया, और कहीं बैंकिंग से, तो कहीं कुछ से, कहीं कुछ से पूछे। तो मुझसे कुछ क्वेश्चंस बने तो मैंने उनके आंसर्स दिए, कुछ क्वेश्चंस नहीं बने तो मैंने सॉरी बोला। और पोजीशन ये हो गई कि मुझसे करीब 15 से 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनमें से मैं 7 या 8 का आंसर दे पाया, बाकी क्वेश्चन मुझसे नहीं बने। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे रहे, 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे रहे जिसमें मुझे कंटिन्यूअसली सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर बोलना पड़ा। ओके, मन में तो ये आ रहा था कि काश कुछ, फिर उन्होंने थोड़ा जीके से पूछा क्वेश्चन, तो वो जो था मैंने आंसर कर दिया। तो जैसे ही मैंने उसका आंसर कर दिया तो उन्होंने फटाक से जीके की फील्ड छोड़ दी। उन्होंने उससे फिर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे, शायद उनको ये लगा हो, जो भी रीजन से उन्होंने छोड़ दिया हो, है ना। जीके का क्वेश्चन पूछा था, ये भी बता दे रहा हूँ क्या पूछा था। उन्होंने लोकपाल से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो वो मैंने बता दिया था पूरा का पूरा डिटेल में। लेकिन उसके बाद एक भी जीके से क्वेश्चन नहीं पूछा। तो ना मेरी हॉबीज़ के बारे में पूछा गया, ना मेरा इंट्रोडक्शन लिया गया, ना मतलब मेरी फील्ड से एक भी क्वेश्चन पूछा गया। सारी की सारी चीज़ें अदर फील्ड से पूछी गई। इवन जिस फील्ड के लिए वो एग्ज़ाम था, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए कि जो वर्किंग कर रहे हैं वही बता सकते हैं। मतलब बहुत डीप जा कर के क्वेश्चन पूछे गए कि जब आप अगर वर्किंग कर रहे हैं तो ही आप बता सकते हैं, तो भी आपको बताना बहुत मुश्किल है। मेरा पूरा ये सब बताने का मतलब क्या है, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो सबसे बैड एक्सपीरियंस था वो मैं क्यों बता रहा हूँ। हालांकि उस इंटरव्यू में मैं पास हो गया, लेकिन एकदम पासिंग मार्क्स मिले, मींस 40% पास पास होने के लिए ज़रूरी रहते हैं, और मुझे मिले थे 41। तो आप जान सकते हैं कि एक एक मार्क की कितनी कीमत होती है। तो इंटरव्यू तो मैंने क्लियर कर लिया, लेकिन मार्क्स जो थे वो 41 थे।
और मेरा नाम रिजर्व लिस्ट में आया फिर। तो वो रिजर्व लिस्ट क्लियर नहीं हुई। एनीवे ये सब बताने का मेरा मतलब ये था कि इंटरव्यू बहुत परेशान करता है। इंटरव्यू को बिल्कुल मजाक के तौर पर ना लें और इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर दें। इसलिए मैं एक नया ग्रुप जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप, नया व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, MPPSC इंटरव्यू प्रिपरेशन 2020 के लिए, ठीक है ना। MPPSC इंटरव्यू प्रिपरेशन 2020, क्योंकि आपका 2020 मेंस रिजल्ट अब आएगा। नेक्स्ट वीक बोला, नेक्स्ट वीक नहीं बोला, नेक्स्ट वीक नहीं आया तो अगले नेक्स्ट वीक तो आएगा ही, ठीक है ना। तो इन 10 से 15 दिनों में आपका रिजल्ट अब आएगा, ऐसी संभावना प्रतीत होती है। और ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक क्या होता है? जो MPPSC ने कहा वही ऑथेंटिक है, तो हम MPPSC पर फिर से विश्वास करके चलते हैं। तो एक ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ MPPSC इंटरव्यू प्रिपरेशन 2020 के लिए। अब इस ग्रुप में करना क्या है? इस ग्रुप में क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, क्वेश्चंस नहीं पूछने, क्योंकि एवरीवन इज बिजी फॉर देयर प्रिपरेशन। मतलब हर कोई अपनी प्रिपरेशन में बिजी है ना। और किसी के पास टाइम नहीं है कि वो इतना डिटेल में आपको समझा सके, कि वो बहुत डिटेल में आपको आंसर कर सके। सबको अपनी प्रिपरेशन करना है। तो इस ग्रुप में हमको करना क्या है? इस ग्रुप में हमको सिर्फ जो है इंटरव्यू के लिए हम सोचते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक्स डालते चलना है और बच्चे उसको खुद प्रिपेयर कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा भी मुझे मैसेज भेजा कि सर सिर्फ टॉपिक्स बताते चलिए, हम उसको खुद ही तैयार कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, सिर्फ टॉपिक्स बताते चलिए। सो फ्रेंड्स, मेरी आपसे बहुत ये मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। यदि हम सिर्फ इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही उस ग्रुप में डालते चलेंगे तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में रहती, कुछ दूसरों के दिमाग में रहती है। तो जब हम सब मिलकर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पर देंगे कि क्या आ सकता है इंटरव्यू में, तो एक बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हमारी होने लगेगी। तो आप सभी लोग उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जो भी MPPSC 2020 के इंटरव्यू में जा रहे हैं, या जिनको भी ये संभावना लग रही है कि हम जाएंगे, या जिनका भी रिजल्ट आने वाला है मेंस का, वो सारे के सारे MPPSC 2020 इंटरव्यू ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। मैं आज ही क्रिएट कर रहा हूँ। उस ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करिए, ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो हमें मिल सकें और सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।